जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. Today we will start chapter number 8, which is tree-based methods. ये चैप्टर बेसिकली आपके पास जो ट्री बेस्ड मेथड है ये क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है और रिग्रेशन के लिए भी यूज़ होता है. इसमें हम क्या करते हैं, देखिए, आपके पास एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल जैसे आप एक्सेल फाइल में ले लेते हैं. हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं. अच्छा, से फॉर एग्जांपल वाई आपके पास कोई भी वेरिएबल की वैल्यूज हैं. ये एक सिंपल एग्जांपल है. अच्छा, अब क्या है कि ये वाई की जो वैल्यूज हैं इसके साथ हमारे पास प्रिडिक्टर एक्स की वैल्यूज हैं. अब ये जो प्रिडिक्टर एक्स की वैल्यूज है इसके बेस पे हमने प्रिडिक्शन करनी है कि फर्दर अगर वाई की वैल्यू ये हो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, या एक्स की वैल्यू ये हो तो वाई की वैल्यू क्या होगी. अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 126 और मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 563. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसका एक थ्रेशोल्ड पॉइंट बना लेते हैं कि हमारे पास 300 से ऊपर वैल्यूज जो हैं एक्स की, इसको हम प्रिडिक्टर स्पेस कह देते हैं. एक्स की जो वैल्यूज है ना, तो एक्स चूंकि हमारा प्रिडिक्टर है इस वजह से इसको हम प्रिडिक्टर स्पेस कह लेते हैं. और एक हम थ्रेशोल्ड पॉइंट रख लेते हैं कि 300 से ऊपर जो वैल्यूज होंगी उनको हम एक ग्रुप में ले लेंगे और 300 से नीचे वैल्यूज जो है वो हम दूसरे ग्रुप में ले लेंगे. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे these involve stratifying or segmenting the predictor space into number of simple regions. In order to make a prediction for a given observation, we typically use mean or mode of training observation in the region to which it belongs. अच्छा, इसमें सिंपल ये स्टोरी है कि हम सबसे पहले जो हमारा डाटा है से 300 वैल्यूज का डाटा है तो 200 वैल्यूज को हम ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन रख लेते हैं. और जब हम उस पर मॉडल डेवलप कर लेते हैं तो फिर हम उसको टेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पे चेक कर लेते हैं. अच्छा, ये जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाला है यही रूल इस पे अप्लाई होगा जो हम डिसीजन ट्री हम बनाएंगे. Since the set of splitting rules used to segment the predictor space can be summarized in a tree, these type of approaches are known as decision tree method. अच्छा, ये आसान अल्फाज में हम इसको देख लेते हैं. ये सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है और ये उतनी बेटर नहीं है जितनी और टेक्निक्स इसमें सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक में आ जाती हैं, क्योंकि हम कह देते हैं कि जैसे इससे इस्लामाबाद के आपके पास किसी पोश एरिया का जो हम वहाँ के लोगों की इनकम लेना चाह रहे हैं. तो जैसे F7 है उसकी लेना चाह रहे हैं और I10 में जो लोग रह रहे हैं उसकी इनकम लेना चाह रहे हैं. तो जो F7 वाला एरिया है उसमें जैसे जो घरों का एरिया है उसमें चूंकि वो घर स्पेशियस है, वो पॉश एरिया है, इस वजह से हम पर्टिकुलरली ये कह सकते हैं कि उधर रहने वाले लोगों की जो सैलरी है या जो इनकम है वो अ, हम अगर हमारे पास रियल डाटा हो तो हम कहते हैं कि उधर उधर मंथली इनकम 20 लाख या 20 लाख से 20 लाख पर मंथ से ज्यादा है. तो बेसिकली हम एक एरिया के हिसाब से उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं. अच्छा, द बेसिक्स ऑफ डिसीजन ट्री. Decision tree can be applied to both regression and classification problems. We first consider regression problems and then move on to classification. अच्छा, आसान अल्फाज में जो पहले तो हम इस थ्योरी में बाद में आते हैं. ये बेसिकली एक डिसीजन ट्री है, ठीक है. अब डिसीजन ट्री को देखने का जो एक तरीका है वो ये है कि आप इसको टिल्ट करें, इसको मोड़ें और आप ये रूट वाली साइड पे रखें और ये उसकी ब्रांचेस हैं, राइट. ये डाउनवर्ड बनता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन ये इसको जब हम रीड करते हैं समझते हैं तो ये अपवर्ड, ये बेसिकली इसकी नोड है, ये रूट है उसकी.
तो इस रूट को आपने नीचे रखना है, जैसे दरख्त की शाख जमीन में होती है, उसी तरीके से आपने इसको डाउनवर्ड रखना है, और ये उसके ब्रांचेस हैं, इसको आपने अपवर्ड रखना है। तो ये ब्रांचेस जैसे रूट डाउनवर्ड होती है और ब्रांचेस ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और फैलती हैं, तो ये बेसिकली वो है। ये मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ बताती हूँ। अच्छा, decision trees. In order to motivate regression trees, we begin with a simple example. Predicting baseball player salaries using regression trees. अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे हिटर्स का डाटा है, जो चूंकि बेसबॉल है, बेसबॉल में आपने देखा है एक बॉल होती है और एक बेसबॉल बैट होता है, उस पे हिट्स को चेक करना है। तो ये हिटर्स का डाटा हमारे पास आर की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये डाटा ईयर और हिट्स का डाटा जो है वो ट्री का जो फंक्शन है, या आपकी आर की जो इसी की एक्सरसाइज है उसमें ट्री का फंक्शन भी दिया हुआ है। तो उसमें ट्री की लाइब्रेरी है, उधर से आपने इसको यूज करना है। नाउ वी यूज हिटर्स डाटा सेट टू प्रिडिक्ट अ बेसबॉल प्लेयर सैलरी बेस्ड ऑन द ईयर्स। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है, माइंड में ये आता है, और एक प्रैक्टिस भी होती है कि जितने नंबर ऑफ ईयर्स ज्यादा होंगे, तो बेसिकली उस प्लेयर का एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा तो डेफिनेटली उसकी प्रोग्रेस भी बेटर होगी। तो हम हमारे पास जो डाटा है वो बेसबॉल की बेसबॉल प्लेयर की सैलरी को प्रिडिक्ट करना है, जो नंबर ऑफ ईयर्स पे डिपेंड कर रही है और हिट्स पे डिपेंड कर रही है, राइट। ओके, आपने प्रिडिक्शन करनी है सैलरीज की, ईयर्स जितने साल वो खेला है और जितनी हिट्स उसने लगाई हैं। फर्स्ट रिमूव ऑब्जर्वेशन दैट आर मिसिंग सैलरी वैल्यूज। अच्छा, ये जो सैलरी जो है हमारे पास, बेसिकली इसमें जो वैल्यूज मिसिंग है, हमने उसको डाटा को हम लोगों ने अ, अ, थोड़ा टेम्पर किया है। टेम्पर इन द सेंस कि हमने मिसिंग वैल्यूज को निकाल दिया है, और जो सैलरी है उसको लॉग ट्रांसफॉर्म किया है। लॉग ट्रांसफॉर्म इस वजह से किया है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हम इसलिए करते हैं कि जब हम हमारा जो डाटा है वो बेसिकली नॉर्मल नहीं होता, तो हम कभी उस पे बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, कभी पावर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, कभी हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। तो बेसिकली हम अपने डाटा को स्मूथ करने के लिए या नॉर्मल लुक देने के लिए हम उसको बेल शेप हमने उसको बेल शेप बनाने के लिए हमने सैलरीज को, जो कि डॉलर्स में थी, हमने उसको लॉग, सैलरी के कॉलम का पूरा लॉग ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं। फिगर 8.1 shows a regression tree fit to this data. Let me open the book, then I show you the figure. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं, figure 8.1 shows, let's look at here. Figure 8.1 shows the regression tree fit to this data. It consists of series of splitting rules. अच्छा, अब इसमें split किस तरीके से करना है। The top split assigns observation having years 4.5। अच्छा, यहाँ पे जो years हैं जिनका टाइम 4.5 साल से कम है, वो इस साइड में है, और जिनका टाइम 4.5 साल से ज्यादा है वो इस साइड में है, राइट। 4.5 साल से ज्यादा टाइम जो है वो इस साइड पे है, और 4.5 साल से कम जिन्होंने प्ले किया है वो इस साइड पे हमने लिए हैं। द टॉप स्प्लिट assigns observations having year less than 4.5। द लेफ्ट ब्रांच, जो लेफ्ट ब्रांच है ये 4.5 को, लेस देन 4.5 को असाइन कर रही है, और राइट ब्रांच जो है वो 4.5 से ज्यादा जिन लोगों का एक्सपीरियंस है उसको डिस्प्ले कर रही है। The predicted salary for these player is given by mean response value for the player in the data with 4.5 years। अच्छा, अब हमारे पास जो प्लेयर्स की सैलरी है वो मीन, जो आपकी वैल्यूज हैं, या आप उसको कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सेस हैं उस पे ऑन द एवरेज जो सैलरी दी हुई है वो है।
अब क्या कहता है, ये यहाँ पे ईयर्स को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, यहाँ पे हमने हेड्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब सैलरी हमारे पास है फॉर सच प्लेयर, जो सैलरी हमारे पास दी गई है, अगर 4.5 ईयर से कम प्ले किया है तो उनकी एवरेज सैलरी है 5.11, राइट। अच्छा, अब ये 5.11 इसकी सैलरी आप डॉलर्स में ले लें, तो ये लॉग वैल्यू दी हुई है क्योंकि आपने सैलरीज को ट्रांसफॉर्म किया था। तो ऑन द एवरेज जो सैलरी आपके पास आ रही है वो है 5.11 या 5.107, 107 को इन्होंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है। अच्छा, यहाँ पे देख लें पहले बेसिकली क्या है। For such players, the mean log salary is 5.107, and so we make prediction of E with the power 107,000 of dollars means अगर आप E की वैल्यू ले लें तो ये आपके पास आएगी इन प्लेयर्स की सैलरी। अच्छा, अब आपने इसको करना कैसे है। आपने ये जो आपके पास ट्री है इसके दो पार्ट्स हैं और ये लॉग में सैलरी दी हुई है, राइट। यहाँ पे देख लें, फॉर हिटर्स डाटा रिग्रेशन ट्री फॉर प्रिडिक्टिंग the log salary of a baseball player based on number of years that he has played in the major league and the number of hits he had made in the previous year। अच्छा, एक तो नंबर ऑफ ईयर्स पे उसका डाटा दिया हुआ है और दूसरा डाटा उसको हिट्स पे दिया हुआ है एट द गिवन इंटरनल नोड। इसकी जो नोड है, जो इसका नोड का मतलब है इसकी जहां पे ये स्प्लिट होगा, जिस जगह पे एट अ गिवन इंटरनल नोड। इंटरनल नोड कौन सी है, जो आपके पास इस नोड को जहां पे मजीद स्प्लिट आएंगे इसको नोड कहेंगे। द एट द गिवन इंटरनल नोड द लेबल इंडिकेट्स लेफ्ट ब्रांच emanating from that split and the right hand branch correspond to एक्स जे ग्रेटर देन टी ऑफ के। अच्छा, अब ये हिट्स का डाटा देखें, ये जो लेफ्ट ब्रांच है ये लेस को, जिनकी हिट्स, एक तो जिनका टाइम 4.5 ईयर से ज़्यादा था और जिनकी हिट्स जो है वो 117.5 से लेस है, वो ये वाला डाटा है, राइट। और जिनकी हिट्स 117.5 से ज़्यादा है उनकी ये राइट हैंड ब्रांच है। फॉर इंस्टेंस द स्प्लिट एट द टॉप ऑफ द ट्री रिजल्ट इन टू लार्ज ब्रांचेस, द लेफ्ट ब्रांच कॉरेस्पॉन्ड टू योर। ये लेफ्ट ब्रांच जो है असल में इस ट्री की दो मेन ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच 4.5 ईयर वाली है, लेस देन 4.5 ईयर वाली, और दूसरी ब्रांच है ग्रेटर देन 4.5 ईयर वाली। द ट्री हैज टू इंटरनल नोड्स। इसकी दो इंटरनल नोड्स हैं एंड थ्री टर्मिनल नोड और लीव्स। अच्छा, जहां पे ये एंड होगा ना ये इसके लीव्स हैं, राइट। जहां पे ये एंड होगा ये उसके uh, ये उसके लीव्स हैं। द नंबर इन ईच लीफ इज द मीन रिस्पॉन्स फॉर द ऑब्जर्वेशन दैट फॉल देयर। अब ये जो आपकी लीफ है ये आपके पास ऑन द एवरेज जो आपकी ऑब्जर्वेशन का रिस्पॉन्स है, ये जो वैल्यू है ये एवरेज वैल्यूज हैं आपके पास। यानी हम इसको अगर इंटरप्रेट करें, इन वैल्यूज को याद रखिएगा, 5.11, 6.00 एंड 6.74। अच्छा, अब यहाँ पे आए प्लेयर्स विथ 4.5। हमने ये देखा था कि राइट हैंड साइड पे उनके जो प्लेयर्स जिनका एक्सपीरियंस का ईयर 4.5 से ज्यादा था वो राइट हैंड साइड पे थे, और फिर इसी राइट हैंड साइड को फर्दर हमने हिट से डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। अच्छा, आगे आपके पास आ जाता है यहाँ पे overall the tree stratifies or segments players into three regions of predictor space। अच्छा, अब इसकी अगर predictor space देखें तो predictor space क्या है। players who have played 4 or fewer years, यानी 4 साल या 4 साल से कम या 4.5 साल से कम जिन्होंने खेला है। players who have played for 5 or more years and who made fewer than 118 hits। अच्छा, इसके ना तीन क्लासिफिकेशन आप देखें यहाँ पे। पहली क्लासिफिकेशन ये है, ये 4.5 साल से कम जिन्होंने खेला है। दूसरी क्लासिफिकेशन ये है
4.5 साल से ज्यादा जिन्होंने खेला है और 117 से, या आप इसको राउंड ऑफ कर लें, 118 से कम हिट्स लगाई हैं। और दूसरी क्लासिफिकेशन है जिन प्लेयर्स ने 4.5 साल से ज्यादा खेला है और 117 से ज्यादा हिट्स लगाई हैं। राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आए। यहाँ पे overall the tree stratifies or segment the player into three regions of predictor space। ये तीन regions इसके बन गए क्योंकि तीन ब्रांचेस बनी थी। फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट कहता है these three regions can be written as R1 X such that yours is less than 4.5। यानी पहला रीजन क्या बनेगा? पहला रीजन है ये वाला। ये पहला रीजन है। राइट। अच्छा, ये आपका दूसरा रीजन है, ये वाला। ये दूसरा रीजन है जिसपे आपकी जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो 4.5 से ज्यादा है और हिट्स जो है वो 117 से या 118 से कम है। अच्छा, ये तीसरा रीजन ये है कि आपकी ईयर्स जो है वो 4.5 से ज्यादा है और जो हिट्स हैं वो 118 से ज्यादा है। यू कैन फाइंड इट हियर लाइक दिस, R1, R2 and R3। Figure 8.2 illustrates the region as a function of years and hits। अच्छा, फिर इस फिगर फिगर को इस फिगर 8.2, अब इस फिगर में हम देखते हैं ये क्या कहानी है। अब ये देखें, द थ्री रीजन पार्टीशन फॉर हिटर्स डाटा सेट फ्रॉम द रिग्रेशन ट्री इलस्ट्रेटेड इन फिगर 8.1। अब जो 8.1 था हमारे पास डिसीजन ट्री था, उसको पार्टीशन में जब चेंज किया है, ये सारे का सारा काम आपके पास होगा सॉफ्टवेयर पे। ये अच्छा, जब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? 4.5 से लेस। आप सबसे पहले इसको रीड करें, ये क्या है? एक्स एक्सिस पे ईयर्स हैं, वाई एक्सिस पे हिट्स हैं। राइट। ईयर्स हमने लिए एक्स एक्सिस पे फर्स्ट और वाई एक्सिस पे क्या है? हिट्स है। अब ये देखिएगा कि 4.5, इसकी दो डिस्क्रिमिनेशन है, दो तरीके से इसको डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है, 4.5 से लेस और 4.5 से ग्रेटर। जब ये 4.5 से लेस है तो दिस मीन्स, यू कैन सी हियर, या 4.5 से लेस, ये 4.5 से लेस है और ये 4.5 से ग्रेटर है। ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे जीरो था, ये ईयर है 4.5 अप टू 24 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हिट्स हैं, अब ये क्या है? ये बेसिकली डाटा को प्लॉट किया हुआ है और डाटा को प्लॉट इस तरीके से किया है कि ये वो रीजन है। यहाँ पे देखें, आप इसको देख के भी गैस कर सकते हैं, ये वो रीजन है। सबसे पहले ये देख लें, ईयर्स को क्लासिफाई किया है लेस देन 4.5 और ग्रेटर देन 4.5 ईयर्स, और हिट्स को क्लासिफाई किया है यहाँ पे, ये हिट्स को क्लासिफाई किया है 117 से लेस और 117.5 मीन्स 118, राउंड ऑफ कर लें तो 118 से लेसर एरिया ये है और 118 से ग्रेटर एरिया ये है। तो मैक्सिमम जो मिनिमम हिट है वो 1 है और मैक्सिमम हिट जो है वो 238 है। राइट। इसमें हमारे पास वैल्यू आ गई 117.5 से लेस जो जिनकी हिट्स हैं और ईयर, यहाँ पे इसको अगर आप रीड करें तो 4.5 से ज्यादा जिनका एक्सपीरियंस है और जिनकी हिट्स 117.5 से कम है, उनकी सैलरी क्या होगी? राइट। अब जितने लोग इस कैटेगरी में होंगे ना, कोई अनसीन लोग भी, टेस्टिंग डाटा के लोग भी, ये बेसिकली आपका ट्रेनिंग डाटा प्लॉट हुआ है। राइट। अब टेस्टिंग डाटा के अकॉर्डिंग भी जो लोग होंगे, जितने लोगों की सैलरी हम गेस करेंगे बेस्ड ऑन ग्रेटर देन 4.5 years of experience and less than 117.5 या 118 हिट्स, उनकी सैलरी इस रीजन में फॉल करेगी और सैलरी सेम होगी। अब हम क्लासिफाई कर लेते हैं जिनका एक्सपीरियंस 4.5 से ज़्यादा है और जिनकी हिट्स जो हैं वो 117 से 238 के दरमियान है, यानी इस रीजन में
इस क्लासिफिकेशन में जो लोग फॉल करेंगे उनकी सैलरी ये होगी। राइट, अब इसको पढ़ लेते हैं ये क्या है। ये कहता है ओवरऑल the tree stratifies or segment the players into three regions or predictor space: players who have played for 4 or fewer years, players who have played for 5 or more years, or who have made fewer than 118 hits last year, and players who have played for 5 or more years and who have made at least 118 hits last year. These three regions can be written as regions, तो आपको लिखना आगे। Figure 8.2 illustrate the regions as a function of years and hits. The predicted salary for these three groups are, अगर $1,000 उनकी सैलरी है और ये आपने लॉग में सैलरी दी हुई थी आपको, यहाँ पे आपने इसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। ये 5.11 है ना, ये बेसिकली 5.107 है, इसको राउंड ऑफ करके 5.11 में लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको $1,000 से मल्टीप्लाई करें तो जो लोग 4.5 ईयर से कम जिनका एक्सपीरियंस है, 4.5 ईयर से कम जिनका एक्सपीरियंस है, तो उनकी सैलरी है 165,000, 165,174 डॉलर्स। अच्छा, फिर आपने मल्टीप्लाई की सेकेंड वाले रीजन की सैलरी जो आपके पास 5.99, बेसिकली ये 6 है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें, यहाँ पे देख लें आखिरी वाला लीव, दरमियान वाला लीव, ये 6, ये बेसिकली 5.99 था। तो इसको एक्सपोनेंशिएटेड 6, यानी उसकी जो वैल्यू आएगी उसको $1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सैलरी आ जाएगी, और एक्सपोनेंशिएटेड 6.74 को $1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सैलरी आ जाएगी। अच्छा, कहने का ये मतलब है, ये 6.74, यहाँ पे देखें 6.74, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हम डाटा को देख के हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लोगों की सैलरी गेस कर सकते हैं। राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, in keeping with the tree analogy, the region R1, R2 and R3 are known as terminal nodes or leaves of the tree। अच्छा, अब अगर हम ट्री को सामने रखें तो R1, R2, R3, ये जो हमारे लीव्स थे इनको कहते हैं टर्मिनल नोड। और सिंपली आप इसको कह लें द लीव्स ऑफ द ट्री, जहाँ पे आपके आप इसको, मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पे आप इसको रूट बनाएं और दरख्त को आप अपसाइड डाउन टिल्ट मोड़ दें। राइट, इसको अपसाइड डाउन आप इसको टर्न करें, ये रूट बन जाएगी, तो ये उसकी ब्रांचेस हैं और ये एंड वाले उसके पत्ते हैं। राइट, ये उसके लीव्स हैं। तो जब आप इसको टर्न करेंगे तो आपको ये तीनों लीव्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या है, as in the case for figure 8.1, decision trees are typically drawn upside down in the sense that these leaves are at the bottom of the tree. The points along the tree where predictor space is split are referred to as internal nodes। अच्छा, जहाँ पे आपकी प्रिडिक्टर स्पेस में आपके पास जहाँ पे स्प्लिट हो रहा है ना, जहाँ पे स्प्लिट हो रहा है वो आपकी इंटरनल नोड है। ठीक है, जहां पे कंडीशन लग रही है, कंडीशन वाली आपकी एक पहली कंडीशन लगी थी 4.5 पे और दूसरी कंडीशन लगी थी नंबर ऑफ हिट्स पे। फिर रेफर टू सेगमेंट ऑफ द ट्रीज दैट कनेक्ट द नोड्स, और जहाँ पे नोड्स कनेक्ट होती हैं उन नोड्स को हम ब्रांचेस कहते हैं। वी माइट इंटरप्रेट द रिग्रेशन ट्री डिस्प्लेड इन 8.5, यानी कहने का ये मतलब है कि years is the most important factor in determining salary, and player with less experience earn lower salaries than more experienced player. Given that a player is less experienced, the number of hits he made in the previous year seems to play little role in the salary। यानी जिनकी हिट्स कम है उनकी सैलरी कम है, प्लस जिनका वैसे ही एक्सपीरियंस भी कम है उनकी भी सैलरी कम है। बट अमंग प्लेयर्स हु हैव बीन इन द मेजर लीग फॉर 5 or more years, यानी 4.5 ईयर से ऊपर जो प्लेयर रहे थे, the number of hits made in the previous years does not affect salary, and player who made more hits last year tend to have higher salary। अच्छा, जो प्लेयर्स यहाँ पे है, एंड प्लेयर्स हु हैव मोर हिट्स लास्ट ईयर टेंड टू हैव हायर सैलरीज, तो हमारे पास यहाँ पे जिन प्लेयर्स ने ज्यादा हिट्स लगाई थी लास्ट ईयर उनकी सैलरी भी ज्यादा थी। अगर सैलरी का कंपैरिजन कर लें तो वो ये है, रीजन में देख लें, यहाँ पे देखें इनकी सैलरीज का
कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये वो प्लेयर हैं जिनका एक्सपीरियंस कम था और हिट्स भी कम थी, या जो एक्सपीरियंस वाइज जो आप कह लें न्यू इंडक्शंस थी, जिनका 5 साल से कम एक्सपीरियंस था। जिनका 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस था, नंबर ऑफ हिट्स ये थी, और जिनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा था और हिट्स भी ज्यादा थी, उनकी सैलरी पे ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। okay? अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे है that regression tree shown in figure 8.1 is like an oversimplification of true relationship between hits, years and salary. However, it has advantage over other type of regression model and it is easier to interpret and has a nice graphical representation. अब करना क्या है, प्रिडिक्शन वाया स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ फीचर स्पेस। फीचर स्पेस आपकी बनेगी अकॉर्डिंग टू योर एक्स वेरिएबल, और इसका पहला स्टेप है वी डिवाइड प्रिडिक्टर स्पेस दैट इज द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर एक्स वन अप टिल एक्स पी, यानी आप जितने वेरिएबल्स ले रहे हैं ना, ठीक है, आपने उसकी लेस देन और ग्रेटर देन की आपने उसकी कंडीशन लगा लेनी है। जैसे यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या थी, यहाँ पे आपकी कंडीशन थी, हिट्स वाली कंडीशन आपने लगाई थी। और इस तरीके से अगर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो जाते हैं तो आप उसमें मजीद कंडीशंस भी लगा सकती हैं। फॉर एवरी ऑब्जर्वेशन दैट फॉल्स इनटू द रीजन आर जे, जो आपके पास अभी 3 रीजन्स बने थे, अब जो ऑब्जर्वेशन उस रीजन में करेगी, हमारी उसके लिए प्रिडिक्शन सेम होगी, विच इज सिंपली द मीन ऑफ रिस्पॉन्स वैल्यूज फॉर द ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन इन आरजे। अच्छा, ये जो हमारे पास वैल्यूज है ना, ये ऑन द एवरेज वैल्यूज है, राइट, ये एवरेज वैल्यूज हैं। और हम ये कहेंगे कि जो जिनका एक्सपीरियंस 4.5 ईयर से ज्यादा है और जिनकी हिट्स 118 से कम है, उनकी ऑन द एवरेज सैलरी ये होगी जो इस ग्रुप में फॉल करने वाले लोगों की सैलरी है, राइट। हम ऑन द एवरेज की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ इसको दोबारा देख लें, वी मेक द सेम प्रिडिक्शन विच इज सिंपली द मीन ऑफ रिस्पॉन्स वैल्यूज फॉर ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन इन आरजे। हम चूंकि ये हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है और हम ट्रेनिंग डाटा की बेस पे बाकी जो हमारा टेस्टिंग डाटा है उसके लिए भी प्रिडिक्शन उसको चेक कर सकते हैं और उसके लिए प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। For instance, suppose that in step 1 we obtain two regions R1 and R2 and that the response mean of training observations in the first region is 10। अगर हमारे पास दो ही रीजन है और हमारे पास दो रीजन का जो मीन है, रिस्पॉन्स मीन, वो ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट रीजन इज 10, while the response mean of training observation इन सेकंड रीजन इज 20। यानी मेरे पास ओवरऑल जो मीन है वो फर्स्ट रीजन का 10 है और सेकंड रीजन का 20 है। देन फॉर अ गिवन ऑब्जर्वेशन, फिर हम किसी एक ऑब्जर्वेशन को जो रीजन वन से बिलोंग कर रही है, हम यही कहेंगे कि चूंकि रीजन वन में एग्जिस्ट करने वालों का रिस्पॉन्स मीन 10 है, तो अगर तो हमारा एक्स वेरिएबल रीजन वन को बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए भी प्रिडिक्शन यही होगी कि उसकी वैल्यू भी यही होगी 10। और अगर कोई ऐसी वैल्यू जो रीजन टू को बिलोंग कर रही है, चूंकि रीजन टू वालों की ये वैल्यूज हैं, तो इसकी भी वैल्यू 20 ही होगी। अच्छा, अब इसमें आ जाता है हमारे पास, हम इस स्टेप को we now elaborate on step one above. How do we construct regions? हम regions बनाते कैसे हैं? In theory, the regions could have any shape. इसकी शेप तो कोई भी हो सकती है, बट हम इसकी रेक्टेंगुलर शेप्स या बॉक्सेस की फॉर्म बनाते हैं। However, we choose to divide predicted space into high-dimensional rectangles or boxes for simplicity and for ease of interpretation of the resulting predictive model. इसको हम बॉक्सेस या रेक्टेंगल्स की फॉर्म इसलिए बनाते हैं कि जब एक नई वैल्यू उसको बिलोंग करे, उस रीजन को बिलोंग करे, तो हमारे लिए उसकी प्रिडिक्शन करनी आसान हो, राइट। और द गोल इज टू फाइंड बॉक्सेस आर वन अप टिल आर जे दैट मिनिमाइज द आर एस एस गिवन बाय। अच्छा, ये बेसिकली आपका रीजन के लिए जो सम ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है ना, कि आपके पास जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं
या जो आपके ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज हैं उससे उस नई वैल्यू का डिस्टेंस जो है वो कम से कम हो। इसको दोबारा देख लें। द गोल इज टू फाइंड बॉक्सेस R1 up till RJ that minimize the RSS is given by which is R hat Y hat RJ is the mean response for training observations। जो आपकी ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन है उसका, अच्छा कोई एक बॉक्स है, राइट, कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स में या इस रेक्टेंगल में जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मेन रिस्पॉन्स जो भी है मेरे पास, उससे मेरी जो ऑब्जर्वेशन जिसके लिए मैं प्रिडिक्शन करना चाह रही हूँ या जो ऑब्जर्व्ड मेरे पास टेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है उसका गैप इन ऑब्जर्वेशन का जो मीन है, इस रीजन की ऑब्जर्वेशन का मीन है, उससे कम से कम हो। देखें, इसका सिंपल आंसर ये है कि जब आप रिग्रेशन करते हैं, रिग्रेशन लेते हैं, तो उसमें आप एरर कम से कम, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स वो आप कम से कम रखना चाह रहे होते हैं। तो वो बेसिकली आपके पास ये वही वाली कंडीशन है कि आपके पास जहां जहां आपकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो, जितने रीजन हैं, जैसे आपके पास 3 रीजन्स हैं, तो 3 रीजन्स में जो आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू का आपके पास जो ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन की मीन रिस्पॉन्स है उससे डिस्टेंस कम से कम हो। Unfortunately, it is computationally infeasible to consider every possible partition of the feature space into J boxes। अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा है तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप इसको इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट करें और आप इतने सारे रीजन्स के लिए अ, इसकी पार्टीशनिंग करें और आप वैल्यूज को फाइंड करें। तो फॉर दिस रीजन वी टेक अ टॉप डाउन ग्रीडी अप्रोच विच इज नोन एज रिकर्सिव बाइनरी स्प्लिटिंग। अच्छा, फिर हम एक टॉप डाउन अप्रोच बनाते हैं। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है हमने ऊपर से स्टार्ट करना है और बॉटम तक आना है। द अप्रोच इज अ टॉप डाउन बिकॉज इट बिगिंस एट द टॉप ऑफ द ट्री at which point all observation belong to a single region। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी जो आपके पास ट्री की जो है ना, सारी ऑब्जर्वेशंस इस रीजन में फॉल कर रही हैं। या 4.5 से कम एक्सपीरियंस है या 4.5 से ज्यादा एक्सपीरियंस, सारी ऑब्जर्वेशन आपकी इस रीजन पे फॉल कर रही हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, आ, यहाँ देखिए, द एंड देन सक्सेसिवली स्प्लिट द प्रेडिक्टर स्पेस। फिर आगे जो है हमारे ये जो फर्दर ये स्प्लिट हो जाता है। ईच स्प्लिट इज इंडिकेटेड बाय 2 new branches further down on the tree। It is greedy because at each step of tree building process the best split is made at each particular step rather than looking ahead and picking a split that will lead to a better tree in some future step। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक तरीके से। इसको देखिएगा, इट इज ग्रीडी बिकॉज एट ईच स्टेप। इसको ग्रीडी अप्रोच क्यों कहते हैं, जब क्योंकि ट्री बिल्डिंग प्रोसेस जो है हमारे पास, जैसे हम ट्री बना रहे हैं, द बेस्ट स्प्लिट इज मेड एट दैट पर्टिकुलर स्टेप। जिस स्टेप पे चाहिए हो वहां पे हम स्प्लिट करते हैं रादर देन लुकिंग अहेड एंड पिकिंग अ स्प्लिट। अब बजाय उसकी शेप पे गौर करने के, जहां हमें स्प्लिट चाहिए होगी वहां हम स्प्लिट करेंगे इसको। एक मिनट, क्या, लेट मी चेक। ये देखिएगा, ये जो बात करना चाह रहा है वो इस फिगर के अकॉर्डिंग, यानी जहां जहां हमें स्प्लिट्स चाहिए हो, या आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, जहां जहां हमें स्प्लिट्स चाहिए होंगे वहां वहां हम उसको स्प्लिट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा जरा, ये ब्रॉडर है, ये स्प्लिट नैरो है, राइट, ये स्प्लिट भी ब्रॉडर है, फिर ये स्प्लिट नैरो है। ये स्प्लिट भी बेसिकली नैरो हो सकता था, ठीक है। तो अब हम इसको ये देखते हैं कि ये ब्रॉड होने की और नैरो होने की क्या इसमें लॉजिक है।
यहाँ पे है। In order to perform the recursive binary splitting, we first select the predictor xj। सबसे पहले हम predictor सेलेक्ट कर लेते हैं एंड कट पॉइंट s, और फिर हम उसका जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है या कट पॉइंट है वो s हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी हमने उसको कहाँ कहाँ पे स्प्लिट करना है, या आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लें। हम एस को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक वैल्यू आपकी लेसर की फॉर्म में जाएगी और दूसरी, जो दूसरा रीजन है वो आपका ग्रेटर की फॉर्म में जाएगा, जैसे अभी हमने प्रीवियस ट्री बनाया है। लीड्स टू ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिडक्शन इन रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। तो ये आपके पास इस तरीके से जब स्प्लिट करते जाएंगे, एक जैसी वैल्यूज एक जैसे ग्रुप में आती जाएंगी, इस तरीके से हमारी वेरिएबिलिटी काफी फर्क पड़ेगा उसको मजीद स्प्लिट करने से। राइट। अच्छा, इसकी एक आसान सी एग्जांपल देख लें। देखिए, आपकी क्लास में बॉयज और गर्ल्स, ये दो जेंडर्स को अगर आप स्प्लिट करें, तो फिर आप देखें कि इसमें एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी गर्ल्स किस एज ग्रुप की हैं, 23 से लेस है या 23 से ऊपर है, बॉयज 23 से लेस है या 23 से ऊपर है, ये फर्दर आगे क्लासिफाई हो जाएगा। अच्छा, फिर उसमें हम देख लेंगे कि अगर हमने एजुकेशन लेनी है मजीद, हम जैसे स्प्लिट करेंगे तो वो हम उसको किसी भी प्रिडिक्टर के अकॉर्डिंग हम स्प्लिट कर सकते हैं। यानी फिर हमारी जो इंटरनल वेरिएशन या स्ट्रेटिफिकेशन होगी, वेरिएबिलिटी विद इन ग्रुप होगी, वो लेस होगी एज कंपेयर टू बिटवीन ग्रुप वेरिएबिलिटी जो होगी। The notation x given xj is less than s means the region of predictor space in which xj takes on the value less than s। इसका ये मतलब है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि xj का मतलब है s, वो वैल्यूज वहां पे एग्जिस्ट करेंगी जो आपके एस वैल्यू से लेस होंगी। दैट इज वी कंसीडर ऑल प्रिडिक्टर्स, यानी हमारा जो सिनेरियो है उसमें जितने वेरिएबल हम प्रिडिक्टर वेरिएबल ले रहे हैं, एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कट पॉइंट फॉर ईच ऑफ द प्रिडिक्टर। यानी हम एक्स वन में जितने एक्स वन वेरिएबल अगर हम ले रहे हैं, और से हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, तो तीन वेरिएबल में हम एस, उस हर एक का अपना अपना एस होगा, एक्स वन का अपना एस होगा, एक्स टू का अपना होगा, एक्स थ्री का अपना होगा। तो हर एक का अपना स्प्लिट पॉइंट या कट पॉइंट होगा हर प्रिडिक्टर का। देन चूज द प्रिडिक्टर एंड कट पॉइंट सच दैट रिजल्टिंग ट्री हैज द लोएस्ट रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। इन greater detail for any j and s we define the pair of half planes। अब वो कहता है कि अगर आप एक रीजन ये रख लें, R1 लेस देन वाला, ये देखिएगा, ये आपका लेस देन वाला रीजन है, और ये आपका ग्रेटर देन वाला रीजन है। देखिए, आपने दो में उसको ब्रेक किया ना। एंड वी सीक द वैल्यू ऑफ जे एंड एस दैट मिनिमाइज द इक्वेशन। और हमें जे और एस की वो वैल्यू चाहिए जो हमारी इस इक्वेशन को मिनिमाइज करे। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास टेस्टिंग डाटा की वैल्यू रीजन वन में फॉल कर रही हो, राइट, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कम हो, यानी हमारे पास ओवरऑल ये इक्वेशन जो है वो मिनिमम वैल्यू इसकी होनी चाहिए। तो जो हमारा टेस्टिंग डाटा की वो वैल्यू जो रीजन वन में फॉल करेगी, हमने उसको रीजन वन में इंडक्ट करना है, और जो वैल्यू रीजन टू में होगी उसको हमने रीजन टू में इंडक्ट करना है, तो ही हमारे पास 8.3 जो है वो मिनिमम वैल्यू आएगी। और ये तब वैलिड होता है जब आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स थोड़े रीजनेबल हो, यानी बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा। Next, we repeat the process looking for the best predictor and best cut point in order to split data further so as to minimize RSS within each of the resulting regions. However, this time instead of splitting the entire predictor space, we split one or one of the two previously identified regions, and now we have three regions. Again, we look to split one of three regions so as to minimize RSS. Let's have a look on figure 8.3, जिसमें हमारे पास, अच्छा, ये कहता है कि जब आपके पास सारे रीजन्स एक दफा क्रिएट हो जाएं, तो फिर आप अपने
उसमें उन रीजन्स में चूंकि आपके पास ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन का मीन है, तो आप अपनी टेस्ट ऑब्जर्वेशन को देख के आप गेस कर सकते हैं कि जो ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन जिस रीजन में जो उनका मीन है, टेस्ट ऑब्जर्वेशन भी उसी रीजन को बिलोंग करेंगी, राइट। अब 5 region example of this approach is shown in figure 8.3। 8.3 में इसकी एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे देखिएगा ये। अच्छा, ये क्या कहता है, टॉप लेफ्ट, a partition of two-dimensional feature space that could not result from recursive binary splitting। ये आपके पास ना टॉप लेफ्ट पे एक रीजन ऐसा बना हुआ है कि जिसमें आप किसी किस्म की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे। ये एक स्टार्टअप उन्होंने दिया था और उन्होंने रीजन्स को इस तरीके से बनाया है। अब देखें, अगर रीजन इस तरीके से बने हुए होते, X1 और X2 की फॉर्म में बने हुए होते, तो भी हमें कुछ अंदाजा हो जाता कि किस रीजन में फॉल कर रही है। यहाँ से तो हम बिल्कुल अंदाजा नहीं कर पा रहे कि ये किस रीजन में फॉल करेगी। यहाँ पे देखें, top left, a partition of two-dimensional feature space that could not result from recursive binary splitting। Top right, top right, the output of recursive binary splitting on two-dimensional space। recursive binary splitting का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप उसको स्प्लिट करेंगे, अपने प्रिडिक्टर स्पेस को स्प्लिट करेंगे किसी थ्रेशोल्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो आप अपने रीजन को डिफाइन कर लेंगे। अच्छा, इसमें मजे की चीज क्या है, आप यहाँ पे देखें, X1, आपके पास यहाँ पे X1 है विच इज लेस देन T1। अगर हम इसको इससे रिलेट करें, X1 इज लेस देन T1, तो मेरे पास ये रीजन, ये T1 से लेस रीजन है और ये T1 से ग्रेटर रीजन है, राइट। अब आगे क्या है, X2 इज लेस देन, ये आपकी ना उसमें बन रही है प्रिडिक्टर स्पेस। अब यहाँ पे देखें, X2 इज लेस देन T2। अब T2 एक आपकी एक और वैल्यू है, जैसे आपके पास S वैल्यू थी, या आपकी कोई अंडरस्टूड सी वैल्यू है, जैसे आपने स्टार्ट में 4.5 ईयर्स हीटर्स का डाटा रखा था उस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, ये है आपके पास X1 इज लेस देन T1, और ये देखें X1 इज लेस देन T1 एंड X1 इज ग्रेटर देन T1। ये वाला X1 इज ग्रेटर देन T1 है, ये वाला सारा एरिया, ठीक है। अच्छा, X2 इज लेस देन T2। X2 जो है, X2 जो है वो T2 से लेस है, तो T2 से लेस ये वाला एरिया, और T2 से ग्रेटर ऊपर वाला एरिया, ठीक है। X2 इज लेस देन T2। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, X1 इज लेस देन T1 एंड X2 इज लेस देन T2, ये वाला रीजन देखें तो ये रीजन आपका ये वाला R1 बन जाता है। इसी तरीके से अगर X1 T1 से लेस है और X2 जो है वो T2 से ग्रेटर है, तो ये मेरे पास ये वाला रीजन बन जाता है R2। इस तरीके से X1 अगर T1 से ग्रेटर है, यानी मेरे पास ये वाला रीजन है, और X1 इज लेस देन T1, तो सॉरी T3, T3 से लेस है, तो T3 से लेस ये वाला रीजन है। X1 इज ग्रेटर देन T1, X1 T1 से ग्रेटर है, ये वाला T1 से ग्रेटर है और T3 से लेस है, तो मेरे पास ये वाला रीजन बन जाता है R3, राइट। ये वाला R3, यहाँ पे ये एंड हो गया। तो अगर X1 जो है वो T3 से ग्रेटर है, तो X1 जो है वो T3 से ग्रेटर है और T4 से लेस है, T4 से लेस है, तो मेरे पास R4 वाला रीजन बन जाता है। और फिर मेरे पास यहाँ पे R5 वाला रीजन, ऊपर वाला रीजन बन जाता है। तो इस तरीके से ये तो मेरे पास ट्रेनिंग डाटा से आ गई, और जब मेरे पास टेस्टिंग डाटा होगा तो मैं इजीली गेस कर लूंगी कि ये कौन से रीजन में फॉल कर रही है, तो मैं इसको इस तरीके से क्लासिफाई कर लूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया बॉटम राइट, अ पर्सपेक्टिव प्लॉट ऑफ प्रिडिक्शन सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट ट्री। तो फिर इस तरीके से इसका इन्होंने पर्सपेक्टिव प्लॉट बनाया है, और अगर आप भी बनाना चाहें तो बना लें। ऑल्दो बस ये उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। अच्छा, आगे अगर आप आए, देयरफॉर ये क्या है, a better strategy is to grow a very large tree T naught
एंड देन prune it back in order to obtain a subtree। अच्छा, pruning क्या होती है? pruning बेसिकली आपने देखी होगी, उम, उसको आसान अल्फाज में आपके लिए छांटना। और यानी आपका ट्री इस तरीके का बना हुआ हो कि फिर आप उसके छोटे छोटे ट्रीज देख के आप छोटी छोटी शाखें बना लें। जैसे आपने कॉलीफ्लावर या गोभी का फूल देखा है, तो वो एक बड़ा फूल होता है, उसके अंदर जितने छोटे छोटे सब ट्रीज होते हैं ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो आप उसको वो एक इस तरीके से कंप्लीट बना हुआ होता है कि वो आप उसको कट करके तो आप उसके छोटे छोटे ट्रीज भी उसमें से निकल आते हैं, सब ट्री निकल आते हैं। तो हाउ डू वी डिटरमिन द बेस्ट वे टू प्रून द ट्री? फिर हमने इसके प्रूनिंग का क्या वे ऑप्ट करना है? इंट्यूटिवली और गोल इज टू सिलेक्ट अ सब ट्री दैट लीड्स टू द लोएस्ट टेस्ट एरर रेट। अच्छा, हमारी कोशिश ये होगी कि हम ऐसा ट्री बनाएं कि जिसमें एरर रेट कम से कम हो। given a subtree we can estimate its test error using cross validation। फिर हम इसको स्टैटिस्टिकली क्रॉस वैलिडेशन से या वैलिडेशन सेट अप्रोच से चेक कर लेते हैं उसके एरर को ना। तो however, estimating cross-validation error for every possible tree would be too cumbersome। अब हम हर दरख्त के लिए तो सब ट्री के लिए तो ये क्रॉस वैलिडेशन एरर नहीं फाइंड कर सकते, since there is an extremely large number of possible सब ट्रीज। एक ट्री के अंदर काफी सारे, अगर आपका हाई डायमेंशनल डाटा है तो आपके पास काफी सारे ट्रीज बनेंगे और उन ट्रीज के लिए उसको चेक करना मुश्किल हो जाएगा और हर एक का एरर फाइंड करना, टेस्ट एरर फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि कुछ छोटे छोटे ट्रीज लेंगे और उनको चेक कर लेंगे। तो कॉस्ट कम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग, फिर हमने कॉस्ट को सामने रखना है और कॉस्ट इस तरीके से सामने रखनी है कि हमारा टाइम भी कम से कम लगे और हमारी कॉस्ट भी कम से कम लगे रिजल्ट को ड्राइव करते हुए। अब हमारे पास एल्गोरिथम है कैसे हम लोगों ने ट्री बनाना है। यूज रिकर्सिव बाइनरी स्प्लिटिंग टू ग्रो अ लार्ज ट्री। आपने जो प्रीवियस मेथड हम लोगों ने पढ़ा कि हम उसको जितनी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम उसको स्प्लिट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव बाइनरी स्प्लिटिंग। और हम अपने ट्रेनिंग डाटा पे एक बड़ा दरख्त हम बनाते हैं स्प्लिटिंग कर करके। स्टॉपिंग ओनली व्हेन ईच टर्मिनल नोड हैज फ्यूअर देन सम मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम उसको इतना स्प्लिट कर लेते हैं ट्री को कि जब तक हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं रह जाती या लास्ट लास्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट तक हम उसको स्प्लिट कर लेते हैं। अप्लाई कॉस्ट कम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग to the last tree in order to obtain a sequence of best subtrees as a function of alpha। अच्छा, ये हम cost complexity हम देखते हैं कि ये क्या कहती है, इसको होल्ड करें प्लीज। यूज केयरफुल क्रॉस वैलिडेशन। अच्छा, कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग को तो हम अभी इंशाल्लाह देखते हैं, पढ़ते हैं। फिर हम इसका क्रॉस वैलिडेशन या एरर चेक करने के लिए हम अपने ट्रेनिंग डाटा पे हम उसको के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेस्ट हम लगाते हैं टू चूज अल्फा। अल्फा क्या है? दैट इज डिवाइड द ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन इनटू के फोल्ड्स, यानी के पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करें। रिपीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ऑन ऑल बट kth फोल्ड ऑफ ट्रेनिंग डाटा। बट द kth फोल्ड, यानी आप उसको फोल्ड कर लें या उसके आप पार्ट्स कर लें। आपने k-1 के लिए उसको इन स्टेप्स को रिपीट करना है, यानी आपने स्टेप 1 और 2 को, यानी आपने ट्रीज बनाने हैं। ये बेसिकली उसका एल्गोरिदम है। इसको हम देखते हैं कि लिखने में ये एल्गोरिदम ऐसे लिखा जाएगा, करने में एल्गोरिदम आगे आपके लैब टेस्ट में वो दिया हुआ होगा। उसका उसकी जो वैल्यू है, उसका जो कोड है। इवेलुएट द मीन स्क्वायर्ड प्रिडिक्शन एरर। वो जो आपका सम ऑफ स्क्वायर था या रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर था, वो आप कैलकुलेट करें ऑन द डाटा ऑन द लेफ्ट आउट केथ फोल्ड। जो आपका केथ फोल्ड रह जाएगा उसके लिए आप सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करें और एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा average the result for each value of alpha and pick alpha to minimize the average error। Return the subtree from step 2 and that correspond to the chosen value of alpha। अच्छा, आसान अल्फाज में ये कहते हैं कि आपके पास जो
ट्रीज है ना, जो सब ट्री है, आप एक ऐसी वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ अल्फा देयर कोरिस्पॉन्ड अ सब ट्री, ट्री बिलोंग टू द बिगर ट्री। यानी एक सब ट्री को आप टी से डिनोट कर रहे हैं, बिगर ट्री को आप टी नॉट से डिनोट कर रहे हैं। तो फिर आप जो उसका सम स्क्वायर ले रहे हैं, तो सम स्क्वायर आपका मिनिमम हो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट कि आपके पास अल्फा की वैल्यू ऐसी हो कि जो आपके पास सम स्क्वायर को सम स्क्वायर को या उस इसको ओवरऑल मिनिमाइज कर रही हो, और अल्फा की वो वैल्यू जो आपके पास पूरे एक्सप्रेशन को ओवरऑल मिनिमाइज करे। ये here t indicates the number of terminal nodes। ट्री आपके t एब्सोल्यूट t जो है वो आपके टर्मिनल नोड्स है, number of terminal node। r of m is the rectangle corresponding to mth terminal node, and y hat rm is the predicted response associated with rm, that is mean of training observation। The tuning parameter alpha जो है ये आपका tuning parameter है that controls the trade-off between subtrees complexity and its fit to the training data। When alpha is 0, the subtree will simply equal to t naught, because then 8.4 just measures the training error। अच्छा, ये जो अल्फा है ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग के दरमियान में काम करेगा। ये वो ट्यूनिंग पैरामीटर है जो आपके पास सब ट्री कंट्रोल्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन सब ट्री कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट्स फिट टू ट्रेनिंग डाटा। यानी ये वो वैल्यू है जो आपके पास आपका जो सब ट्री है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करेगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, और उसकी जो फिटेड वैल्यू है आपके पास मॉडल में, उसको चेक करेगी, एडजस्ट करेगी। जब अल्फा की ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो दिस मीन्स कि आपके पास रिमेनिंग जो है वो ट्री टी नॉट पे ही आपका ये आपकी इक्वेशन रिलाई करेगी। However, as alpha increases, there is a price to pay for having a tree with many terminal nodes, so the quantity 8.4 will tend to be minimized for the smaller subtree। अच्छा, आगे है अगर वो जीरो हो जाए तो एक मिनट हम ये देखते हैं। आप इसको फर्दर रिग्रेशन ट्री एनालिसिस फॉर heterostrata the unpruned tree that results from top down greedy splitting on the training data is shown। अब आपके पास यहाँ पे उसी को मजीद स्प्लिट किया हुआ है 4.5, ये हिट्स का डाटा था, मजीद इसको स्प्लिट किया हुआ है। तो इसके लीव्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लीव्स है। लेट्स चेक। यहाँ पे आपके पास आ गया figure 8.4 and 8.5 displays the result of fitting and pruning a regression tree on heterosdata using 9 of the features। First, we randomly divide data into a data in half, yielding 132 observation in the training set and 131 observation in the test set। Total observation 3263। अच्छा, 132 को ट्रेनिंग में रखा, 131 को टेस्ट में रखा। We then built a large regression tree on training data and varied alpha in 8.4 in order to create subtree with different number of terminal boxes। Finally, we performed the six-fold cross validation। एक मिनट, ये मैं आपको, हाँ अगर लैब में है तो ये मैं आपको लैब से बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू जो है ये चूंकि लैब में दी हुई है। In order to create subtree with different number of terminal node, finally we performed six-fold cross-validation in order to estimate the cross-validated mean square error of the tree as a function of alpha। We choose to perform six-fold cross-validation because 132 in is an exact multiple of 6। अच्छा, सिक्स फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है
उनको इन्होंने ट्रेनिंग डाटा में रखा था। द अनप्रूव्ड रिग्रेशन ट्री इज शोन इन फिगर 8.4, द ग्रीन कर्व इन फिगर 8.5। अच्छा, ये ना उसका ट्रेनिंग, ये ब्लैक वैल्यूज जो है ये ट्रेनिंग डाटा की थी। ऑरेंज जो आपके पास वैल्यूज आई हैं, ये है आपके पास टेस्टिंग डाटा की, और क्रॉस वैलिडेशन से आपके पास जो वैल्यूज आई हैं वो आपके पास यहाँ पे प्लॉट हुई हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन फर्दर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू।